हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमारी बात करने वाले एक स्पेशल क्लास जीके की होने वाली है, जिसमें हम जीके के 25 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले, साथ में व्याख्या भी करेंगे, जिनका भी इंडियन आर्मी का हम बात कर लेते 30 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके बारे में बात कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से यानी किस स्थान से सर्वाधिक मोहरें मिली है? सर्वाधिक मोहरें मिली है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। इतने में मैं थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। यदि मोहरे की बात करें तो किसकी बनी हुई थी? यह बनी हुई थी सेल खड़ी पत्थर की। किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। पहले ये नोट कीजिएगा, सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से जो सर्वाधिक मोहरें मिली है वो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये मोहरें कहां से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसे आपको पता है क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। और याद रखिएगा इसकी खोज कब की गई थी? 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। और आपको पता होगा राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान की बात करें तो वो था हड़प्पा, जिसकी खोज आपको पता होगा 1921 में की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थान की बात करें तो याद रखिएगा वैसे भारत में है, और भारत में भी बात करें तो गुजरात से मिली है। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सूतकोतरो थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। यह भी आप नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ है? आपको पता होगा जो विमान क्रैश में जो अंबा कह देते शहीद हुए, उनके बारे में बात करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में जो हुआ है ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे जनरल विपिन जी रावत, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के प्रथम हम बात कर लेते हैं थल सेना अध्यक्ष की बात करें। याद रखिएगा भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार आ चुका है। प्रथम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? के एम करियप्पा थे। कौन थे? के एम करियप्पा थे। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 3 नंबर आपके सामने लेते हैं। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे फुटबॉल, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि हाल ही में नाम बदला गया किसका? जिम कार्बेट नेशनल पार्क था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। वो कहां स्थित है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। रामगंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ये आपको पता होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उत्तराखंड, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और नैनीताल की बात कर लेते, नैनीताल पर्वतीय स्थल की बात करें तो वो भी आपको पता होगा उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी बात कर लेते देहरादून है। और उत्तराखंड पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश राज्य का भाग हुआ करता था। यानी कई बार क्वेश्चन आ जाता है उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश यूपी से अलग होकर बना था। और आपको पता होगा यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, और जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंग्रेजों ने, क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री हम बात कर लेते, कारोबारी जो फैक्ट्री लगाई थी वो किस शहर में लगाई थी, यानी कहां लगाई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कब लगाई थी। तो आपको पता होगा लगभग 1608 में लगाई थी। कब लगाई थी? 1608 में। और पहली फैक्ट्री की बात कर लेते, कारोबारी फैक्ट्री की बात करें तो वो सूरत में खोली थी। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे सूरत, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है।
बंगाल में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की बात कर लेते हैं, किसने लागू किया था, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे, डी की तरफ जा रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब यहां से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये कब लागू हुआ था, याद रखिएगा 1793 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1793 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार इंडियन आर्मी में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते, तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, याद रखिएगा 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करें तो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में आपको पता होगा रेलवे लाइन, यानी हम बात कर लेते हैं मुख्यतः बात करें तो भारत में ट्रेन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत में अंग्रेजों का पहला, हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, यानी हम बात कर लेते हैं पहला समाचार पत्र कौन सा था। और ये हम बात करते हैं किसने शुरू किया था। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते भी कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो आपको पता होगा 1780 में, कब की बात कर लेते हैं, मैं बात कर लेता हूं 1780 में। आपको पता है अंग्रेजी समाचार पत्र की बात करें तो आपको याद रखना है हिक्की बंगाल गजट, लिख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, हिक्की बंगाल गजट। यह आपको पता अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था, हिक्की बंगाल गजट। और इसकी शुरुआत किसने की थी, आपको यदि ये याद होता ना समाचार पत्र का नाम तो आराम से कर देते, JS हिक्केस। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। अब बात कर लेते राजा राममोहन राय ने, आपको पता होगा किसकी समाज की स्थापना की थी, तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसकी बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें, किस और अन्य नाम से जाना जाता है, किस और अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो 1919 वाला जो आपको पता है, जिसे हम रोलेट एक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा रोलेट एक्ट कह दो। यदि बात करें रोलेट एक्ट, ये भी कह सकते हैं आप। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, इसका दूसरा नाम क्या था, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, बिल्कुल उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। बिल्कुल क्या आपका जवाब होगा, मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था या अधिनियम था उसे कहते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। अब बात कर लेते मार्ले मिंटो सुधार, इसकी बात करें तो यह कब हुआ था, 1919। कब हुआ था, 1919 हुआ था। यह भी सभी विद्यार्थी 1909 हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट की, जो आपको पता है इंडियन आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है, 1773 में हुआ था। कब हुआ था, 1773। यह भी सभी विद्यार्थियों को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, इंडियन हम बात कर लेते हैं जो कांग्रेस है उसका जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आपको पूछा स्थापना, तो जल्दी से बताएगा स्थापना किसने की थी, यानी जनक किसे कहा जाता है। पहले बात कर लेते स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और आपको पता होगा किसने किया था, एक अंग्रेज था। कौन था अंग्रेज, A.O. ह्यूम था। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे A.O. ह्यूम, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। A.O. ह्यूम तथा दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो W.C. बनर्जी थे। और महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, सारे के सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, यानी भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं सर B.N. राव, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। कई बार पेपर में आ चुका है। और यदि बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता होगा स्थायी अध्यक्ष की बात करें कौन थे, जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी
हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष की बात करिए तो वो कौन थे, ये भी आज आपको होमवर्क दे देता हूं। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है, देखते भी कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत की हम बात कर लेते हैं, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। आपको पता होगा राज्यसभा की बात कर लेते हैं उच्च सदन होता है, और लोकसभा की बात करें तो निम्न सदन होता है। अब बात कर लेते हैं प्रथम अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलकर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीवी मावलकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवी मावलकर कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ओम बिरला जी है, जो कि कोटा बूंदी से क्या है, सांसद है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है अब की बार पेपर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं, जो आपको पता है भारतीय संविधान है वो कैबिनेट मिशन पर आधारित है। तो ये किस वर्ष आया था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये आया था 1946 में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। सिकंदर महान का गुरु कौन था? याद रखिएगा, सिकंदर महान का गुरु कौन था? देखते हैं अभी कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाएंगे। तो सिकंदर महान का गुरु की बात करें तो वो कौन थे? अरस्तु थे। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उनका जवाब सही है। और अरस्तु के गुरु की बात करें तो कौन थे? प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु की बात करें तो कौन थे? सुकरात थे। यह विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, सबको याद रखिएगा। फिर बता देता हूं दोबारा, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। ये तीनों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी विद्यार्थी नोट करके रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। संसद के दो सदनों के मध्य अधिकतम कितना समय होता है? यानी हम बात कर लेते हैं संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। दो सदनों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो 6 मास का समय होता है, 6 माह का समय हो सकता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। शिक्षा का विषय, यानी शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? संघीय सूची में आता है, या राज्य सूची में आता है, या समवर्ती सूची में आता है? तो शिक्षा आपको पता होगा समवर्ती सूची में आता है। यह राज्य और केंद्र दोनों का क्या है? विषय है। यानी समवर्ती का मतलब दोनों में आने वाला, उभयनिष्ठ दोनों में आने वाला। तो वो कौन सा है? समवर्ती सूची में आता है शिक्षा का विषय। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? खेल कूद से संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो आपको पता होगा विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसका मतलब खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेलों से संबंधित जो प्रशिक्षक होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोच, को दिया जाता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर लेते हैं, यह भी खेल से संबंधित है। जबकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, यह आपको पता है खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के विश्व में जनक थे, और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन थे, और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन थे। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग नाम आते ही याद आना चाहिए सम्राट अशोक का हम बात कर लेते हैं अंतिम युद्ध था, जो कि दया नदी के किनारे लड़ा गया था। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कलिंग की बात कर लेते हैं तो कलिंग के बाद आपको पता है बहुत ज्यादा नरसंहार होने के कारण जो हम बात कर लेते हैं, जो कौन थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है विज्ञान से संबंधित। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार देने की हम बात कर लेते हैं, कहां समारोह किस शहर में होता है? यानी नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए जो समारोह होता है वो किस शहर में होता है? नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह है, देने का है यहाँ, ठीक है, कहने का, देने का समारोह है। हम बात कर लेते हैं किस शहर में आयोजित होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो इस
नोबेल शांति के अलावा आपको पता है सारे के सारे पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आपको पता होगा ओस्लो में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। जेनेवा की बात कर लेते हैं तो WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये तो आप सबको पता होगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है, याद रखिएगा। और दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा चाय के लिए प्रमुख स्थान है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोलकाता की बात करें तो वो हुगली नदी के किनारे बसा है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, जो कि 1911 में स्थानांतरित हुई थी। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती होती है। जो संपूर्ण विषय में हम बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव, एक बार सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और शानदार तरीके से आपकी क्लासेज लग पाए। और आपको पता है जिनका भी 30 जनवरी को पेपर है उनकी हम रेगुलर व्यवस्थित क्लासेस शुरू कर देंगे। अंतिम में आपको पता है हमारा जो संघर्ष जारी रहता है, अंतिम में जाकर जो मैराथन क्लासेस लगती है वो भी लगेगी। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा आपको पता है कुछ आपके लिए नया करने की कोशिश में है, इसीलिए थोड़ा सा आपको पता है कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। उसका भी आपको जल्द सरप्राइज देखने को मिलेगा, तो टेंशन मत कीजिएगा, आप तैयारी में रेगुलर लगे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 क्या देर का है? जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और 30 जनवरी का लगभग पेपर 100% है, यानी 100 से ज्यादा ही प्रतिशत संभावना है 30 जनवरी को होने की। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या देर का है? वाटरलू कहां है? वाटरलू की बात कर लेते हैं। जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो भी आपको याद होना चाहिए। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? याद कीजिएगा कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ये हम कह देते हैं नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बात कर लेते हैं ये कहां है? तो ये आपको पता होगा बेल्जियम में। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद कीजिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो वीणा वादक के क्या थे? शौकीन थे। बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को आपको पता होगा क्या कहा जाता है? भारत को किला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन सा टीवी चैनल करता है? तो ये आपको पता होगा आज तक करता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और यदि मैं बात करूं जी न्यूज की बात करें तो आपको पता होगा डीएनए का प्रसारण कौन करता है? डीएनए का प्रसारण कौन करता है? तो याद रखिएगा ये करता है जी न्यूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आज तक है वो सबसे तेज पंक्ति के साथ क्या करता है? प्रसारण करता है। और डीएनए का प्रसारण आपको पता है सुधीर चौधरी द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दे रखा है ताशकंद शहर कहां स्थित है? ताशकंद शहर की बात कर लेते कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। और ताशकंद का समझौता कब हुआ था? समझौता कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। यह आपका आज का रहेगा होमवर्क। और ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ऑन कर लो ताकि इंडियन आर्मी की बेहतरीन तैयारी हमारे साथ जुड़कर आप कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।